लेकिन तारीखों के ऐलान के बाद संजय राउत ने क्या कहा, ये वो सुन लेते हैं। आघाड़ी के गठबंधन के द्वारा हम महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें कांग्रेस है, उद्धव जी की शिवसेना है, राष्ट्रवादी की पवार साहब की राष्ट्रवादी है और बाकी हमारे मित्र पक्ष है। सब मिलकर हम चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छा कोऑर्डिनेशन हमारे बीच में है। जल्द से जल्द हमारा सीट का बंटवारा जल्द से जल्द होगा, उसका हम डिक्लेरेशन जल्द से जल्द करेंगे। मोदी जी उस वक्त विदेश में नहीं है तो सिंगल फेस में कर लिया। महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है, 288 विधानसभा क्षेत्र है और इंतज़ार था कब डेट करेंगे या चुनाव करेंगे, चुनाव नहीं करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो चुनाव की घोषणा हुई है तो अभी हम सब लोग तैयारी में लगे हैं। हम चुनाव आयोग से इतनी अपेक्षा करते हैं कि आप इस राज्य का चुनाव हरियाणा जैसा मत करिए। और विपिन चौबे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव सिंह मुंबई से बने हुए हैं। आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमोद, ये बताइए भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारियां हैं, खास करके महाराष्ट्र में सरगर्मियां जोरों पर नजर आ रही हैं। आज ही हम अपने दर्शकों को बयान दिखा रहे थे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का, जिसमें वो कह रहे थे मेरी दाढ़ी को मुझको हल्के में लेने की भूल मत करना, मैं क्या कर सकता हूं ये हर कोई देख चुका है। सरकार को हटा दिया था। महाराष्ट्र को लेकर खास करके बीजेपी का फोकस किन मुद्दों पर नजर आ रहा है? समीर, बीजेपी महाराष्ट्र में पिछले 2 महीनों से लगातार सोशल इंजीनियरिंग का काम कर रही है और लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा था महाराष्ट्र में और उसका पूरा अध्ययन करने के बाद वहाँ कहाँ कहाँ कमियां रहीं उस पर आरएसएस और बीजेपी दोनों ही के लोग ग्राउंड पर जाकर काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने आइडेंटिफाई किया सबसे पहले कि जो हार के कारण है लोकसभा में उसके क्या रहे। बीजेपी ने यह पाया कि तकरीबन 7 से 8 लोकसभा ऐसे थे जहां पे 4 विधानसभा में बीजेपी ने चुनाव जीता, लेकिन 5वें में मार्जिन इतना बड़ा हो गया कि वहां 3000, 4000, 5000 से बीजेपी हार गई। यानी बीजेपी ने देखा कि विधानसभा वाइज उसको बढ़त है, लेकिन लोकसभा में वो चुनाव हार गई। तो उसको कैसे दुरुस्त करना है, उसके लिए कैसे मजबूती लानी है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि बीजेपी ने वहाँ जो सोशल इंजीनियरिंग किया, महाराष्ट्र में ओबीसी की 352 जातियां हैं, उसके अलावा एससी की 49 जातियां हैं, इसके अलावा एसटी की 26 जातियां हैं, घुमंतु 29 जातियां हैं। इन सभी जातियों के वोट बैंक को साधने के लिए ग्राउंड पर जाकर उनके नेताओं से मिलना, उनके लिए कार्यक्रम चलाना, उनके लिए सरकार की तरफ से घोषणाएं करना, ये काम किए गए हैं और उनको इंटैक्ट रखने के लिए भूपेंद्र यादव जो महाराष्ट्र के चुनाव प्रभारी हैं, सोशल इंजीनियरिंग के उनको मास्टर माना जाता है। और ओबीसी एससी एसटी वोट को कैसे अपने साथ बीजेपी पुनः जोड़ पाएगी उसका पूरा प्रबंध वो कर रहे हैं। बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और बीजेपी इस बार कोई 2 चरणों में चुनाव होंगे। हम अपने दर्शकों को बता दें, झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। देखिए, झारखंड में 2 चरणों में चुनाव कराना यह भी एक इलेक्शन कमीशन की बड़ी कामयाबी के तौर पर माना जाएगा, क्योंकि बड़ी तैयारी के साथ झारखंड जैसे क्षेत्र में, जैसे स्टेट में 2 चरणों में तैयारी है चुनाव करवाने की। आमोद, झारखंड की हम बात करने जा रहे हैं। हमने महाराष्ट्र की बात की, उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें एक सीट है मिल्कीपुर। उसकी बात इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि उस पर अभी ऐलान ही नहीं हुआ है। लेकिन झारखंड में चुनाव को लेकर चाहे तमाम पॉलिटिकल पार्टी, विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी, उसके लिए बहुत अहम है झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी ने बहुत जबरदस्त मैंडेट हासिल किया। लेकिन हम ये कहें कि अगर झारखंड और महाराष्ट्र में नतीजे बेहतर आते हैं तो ये बीजेपी की उस लहर को कमजोर करने की ओर जो बातें हो रही थी, कमजोर करेंगे झारखंड विशेष तौर पर, महाराष्ट्र खास तौर पर। निश्चित तौर पे देखिए, बीजेपी इस बात को समझती है कि लोकसभा में चुनाव के अनुकूल परिणाम नहीं आने की वजह से उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे नीचे गिरा और वो मनोबल हरियाणा में चुनाव के साथ कैसे उठा है। बीजेपी इस बात को जानती है कि महाराष्ट्र में और झारखंड में अगर सरकार वो बनाती है या बेहतर परफॉर्म करती है
तो उससे एक बार फिर से उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल आगे बढ़ेगा और पार्टी अपने पोजीशन को बरकरार रख पाएगी आगे लंबे समय तक। इस बात को जानती है। इसलिए मैं आपको बताऊं कि जहां तक झारखंड की बात है, 7 तारीख को एक लंबी बैठक हुई थी जेपी नड्डा के घर पे, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गृह मंत्री वहां मौजूद थे और झारखंड की पूरी कोर टीम मौजूद थी। उसमें उम्मीदवारों के नाम की प्राथमिक चर्चा उसमें हुई और लंबी चर्चा हुई। उसके बाद आज सुबह से लगातार झारखंड की कोर टीम के साथ जेपी नड्डा जो पार्टी के अध्यक्ष हैं बैठक कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद बीजेपी मुख्यालय में जहां मैं मौजूद हूं, यहां केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 7 बजे होगी, जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं आएंगे और झारखंड के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। बीजेपी चूंकि 81 सीटों में से लगभग 68-69 सीट लड़ना चाहती है, लेकिन देखना होगा कि वहां चूंकि सुदेश महतो एक बड़े उसके एलाइज हैं, आजसू उनकी पार्टी है और सुदेश महतो को 9 से 11 सीट देने की चर्चा है। उसके साथ ही जेडीयू को 2 सीट देने की चर्चा है। चिराग पासवान बहुत दिन से मांग कर रहे थे अपने लिए भी सीट की, संभव है बीजेपी उनको भी 1 सीट दे। उस स्थिति में बीजेपी 68 सीट लगभग झारखंड में लड़ेगी और उसके लिए आज पहली बार केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की जा रही है और इसमें अधिकारिक वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अकेले लड़ना नहीं, सबको साथ लेकर लड़ने वाला है। तो देखना होगा कि उसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है और खास तौर पर उपचुनाव को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दलों की तैयारियां क्या हैं। शुक्रिया आप सभी का।